नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूँ आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हो सके तो नोटिफ़िकेशन बेल भी दबा दीजिए और ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। भारतीय राजनीति में वैसे तो समय-समय पर बहुत से नमूने और अजूबे पैदा हुए हैं, लेकिन 2 नमूने बिल्कुल नायाब हैं। एक हैं राहुल गांधी और दूसरे हैं अरविंद केजरीवाल। और इनको तो 8वां और 9वां अजूबा कहा जाना चाहिए। राहुल गांधी जो कि पॉलिटिशियन क्यों हैं, इस पर ही एक बड़ी रिसर्च होनी चाहिए। उनके अंदर पॉलिटिशियन के तो कम से कम कोई भी गुण नहीं है। वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसने इस देश में बहुत लंबे समय तक राजनीति की और भारत की सत्ता पर एक तरह से कहा जाए तो शासन किया। उनके जो परनाना थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वो लगभग 15 साल तक, क्योंकि 15 क्यों 16 साल तक इस देश में प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद उनकी दादी, उन्होंने करीब 15 साल के आसपास उन्होंने भी शासन किया और 5 साल उनके पिताजी ने, यानी कि राजीव गांधी ने। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस परिवार ने 1946 से लेकर, अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो 1947 से लेकर के करीब-करीब 35-36 साल इस देश पर शासन किया है और 15 साल, 15 क्यों बल्कि 17 साल, 18 साल इनकी पार्टी ने अतिरिक्त। तो कुल मिलाकर के 53-54 साल का शासन इनकी पार्टी ने किया है और उसमें डोमिनेशन हमेशा इनके परिवार का रहा। जब दूसरे लोग भी प्रधानमंत्री हुए, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव हुए हों और चाहे मनमोहन सिंह, तो परिवार का डोमिनेशन कम नहीं हुआ। राजनीति में क्या होना है सत्ता में रहते हुए, वो बिना इनके परिवार की अनुमति के तो होता ही नहीं था। और जहाँ तक मनमोहन सिंह की बात है, तो मनमोहन सिंह को तो एक मुखौटा प्रधानमंत्री कहा गया और वो थे भी। अभी हाल में उनकी लोगों ने बड़ी तारीफ की जब उनका देहांत हुआ, तो ऐसे में लोग करते हैं, लेकिन वो एक मुखौटा प्रधानमंत्री से ज़्यादा कभी कुछ नहीं रहे। अब पिछले 10 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि कांग्रेस पार्टी 10 साल तक केंद्र की सत्ता से बाहर रही है। आप पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए। 1977 में सत्ता परिवर्तन हुआ तो कांग्रेस पार्टी लगभग 3 साल के लिए, बल्कि 2.5 साल के लिए सत्ता से बाहर हुई। इसके बाद 1989 में सत्ता परिवर्तन हुआ तो भी लगभग 2 ढाई साल के अंदर कांग्रेस की सरकार बन गई और इसके बाद 96 से लेके 2004 तक, जो 96 से 98 के बीच में सरकारें चली, उसमें तो कांग्रेस की मतलब वैसी हिस्सेदारी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस का समर्थन था और ऐसा समर्थन था कि बिना कांग्रेस की अनुमति के पत्ता भी नहीं हिलता था। और उस चक्कर में जनता दल ने अपने 2 प्रधानमंत्री गंवा दिए। गंवा दिए का मतलब ये कि 2 प्रधानमंत्रियों को पद छोड़ना पड़ा, केवल इस वजह से कि कांग्रेस को कुछ चीज़ों पर ऐतराज़ था। कुछ चीज़ें क्या, मतलब किसी एक चीज़ पर उनको ऐतराज़ हुआ और उन्होंने कहा नहीं, हटाइए हमारा समर्थन वापस। तो पहले देवगौड़ा गए और बाद में गुजराल साहब चले गए। 98 से 2004 के बीच में करीब 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद ये फिर सत्ता में आ गए और 10 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर रही। ये इतिहास सबको पता है। तो इस टेन्योर में जो इससे पहले का जो अधिकतम समय था जब कांग्रेस पार्टी सत्ता की हिस्सेदार नहीं थी, तो वो था 6 साल का, 98 से 2004। इस बार कांग्रेस पार्टी लगभग 10.5 साल हो गए हैं सत्ता से बाहर है और अब कांग्रेस का जो धैर्य था वो जवाब दे गया है। उसका नतीजा ये हुआ है कि राहुल गांधी अब कुछ भी बोलने पर आ गए। अभी बीते दिनों, यानी परसों की बात है, उन्होंने अपने पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस किया और एड्रेस करते हुए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को समझाया कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका मुकाबला किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से है, आपका मुकाबला बीजेपी से है, तो आप गलत हैं। अब आप सोचिए कि आदमी क्या कह रहा है। वो ये मान ही नहीं रहा है कि उसका मुकाबला बीजेपी से है।
उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने भारत सरकार की सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। तो अगर उनसे कोई ये पूछे कि कैसे कब्जा कर लिया है? क्या आरएसएस ने अपने कार्यकर्ताओं को सचिवालय में बैठा दिया है? क्या आरएसएस ने अपने कार्यकर्ताओं को विभिन्न जो अ, स्वशासित संस्थाएं हैं, उनमें बैठा दिया है? जैसे चुनाव आयोग हो गया, अ, सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो ऐसा तो है नहीं कि वहां पर उन्होंने अपने कार्यकर्ता बैठा दिए हो। और जब भी कोई सरकार चलती है, तो वो ऐसे अधिकारियों को वहां पर नियुक्त करती है, जो उसके द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करते। ऐसा ना हो कि सरकार कोई कार्यक्रम बनाए और वो कार्यक्रम केवल बातों में रह जाए, फाइलों में रह जाए, जमीन पर ना उतरे। तो हर सरकार ये करती है। अब इसको अगर आप कहेंगे कि आरएसएस ने कब्जा कर लिया है, बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, आपको कोई भी स्वायत्त संस्था है, यकीन ही नहीं है आपको, ना आपको सबसे बड़ी चीज ये है कि आप चुनाव आयोग पर जिस तरह से हमला कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आपने ये तय कर लिया है कि आपको भारत के लोकतंत्र को दुनिया भर में बदनाम करना है। आप भारत के लोकतंत्र को जितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना कोई नहीं कर रहा है। अभी उमर अब्दुल्ला ने परसों ही जम्मू कश्मीर में जब सोनमर्ग टनल का उद्घाटन हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की तारीफ की और चुनाव आयोग की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस बात के लिए मैं प्रधानमंत्री को और चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराए। किसी तरह की कोई रिगिंग नहीं हुई। और आप भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप चुनाव जीत नहीं रहे हैं। खैर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, तो हमारा झगड़ा, मतलब हमारी लड़ाई जो है, वो आरएसएस और बीजेपी से नहीं है, बल्कि इंडियन स्टेट से है। अब अगर कोई ये पूछे कि इंडियन स्टेट का मतलब क्या होता है? भाई, इंडियन स्टेट तो पूरा देश हो गया ना। तो आपकी लड़ाई देश से है। ये बात सच है। उन्होंने जो बोला है, वो बिल्कुल सच है कि राहुल गांधी की लड़ाई जो है, वो इंडियन स्टेट से ही है। उनकी लड़ाई बीजेपी से और आरएसएस से नहीं है। बस फर्क ये है कि उन्होंने यह बोलने में थोड़ा समय लगा दिया। आप उनके पिछले 7-8 साल के कार्यकलाप देख लीजिए। कोई कार्यकलाप ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी का, और खास तौर से राहुल गांधी का, जो ये ना दिखाता हो कि वो एक सरकार से नहीं लड़ रहे हैं, एक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो एक देश से लड़ रहे हैं। लोग इस बात को बहुत लंबे समय से कह रहे हैं कि यही नहीं पता चलता कि कांग्रेस या राहुल गांधी कब सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। अब तो उन्होंने खुल के कह दिया कि हमारी लड़ाई आरएसएस या बीजेपी से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट से है। अब इंडियन स्टेट का मतलब होता है देश। इंडियन स्टेट का मतलब किसी पार्टी की सरकार नहीं होती है, कोई पार्टी नहीं होती, कोई संगठन नहीं होता। इंडियन स्टेट में सब कुछ आता है। वो स्वायत्त संस्थाएं भी आती हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो कैग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, या सेना हो। जो भी इस तरीके की संस्थाएं हैं, जहां पर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर और फंड्स, ये तो सबको सरकार ही अवेलेबल कराती है, वो उसकी ड्यूटी है। लेकिन सभी के काम में सरकार का डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं होता है। वहां पर जो नियुक्त अधिकारी होते हैं और जो उनके बोर्ड होते हैं, वो निर्णय लेते हैं। सब कर हर मसले पर सरकार का निर्णय ही अंतिम नहीं होता है। अब आप आरबीआई को भी गरियाते हैं, मौका लगता है तो आप सेना को भी गरिया देते हैं। आपके पक्ष में निर्णय ना आए तो आप सुप्रीम कोर्ट को भी गरिया देते हैं। चुनाव आयोग तो आपके निशाने पे है ही। ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाएं तो हर राजनीतिक दल के निशाने पर रहती हैं, हमेशा रहती हैं। वो कुछ नया नहीं है, क्योंकि उसका उसमें कुछ हद तक सरकार का हस्तक्षेप होता भी है। तो ये तरीका है राहुल गांधी का, और अब राहुल गांधी ने खुल के स्वीकार कर लिया है कि उनका झगड़ा भारत देश से है, न कि भारत की सरकार से या सत्ता में बैठे राजनीतिक दल से। दूसरा अजूबा है अपने अरविंद केजरीवाल। मुझे लगता है कि जब अरविंद केजरीवाल की छठी हुई होगी, छठी सब लोग जानते होंगे, जब जन्म के बाद जो 5वें छठे दिन एक कार्यक्रम होता है, तो उसे छठी बोला जाता है। हमारे यहाँ होता है उत्तर प्रदेश में। तो अक्सर जब कोई आदमी कुछ ऊटपटांग टाइप की बातें करता है, या किसी चीज के खाने पीने का शौकीन होता है, तो हम लोग बोल देते हैं कि ये चीज इसके छठी पे रखी गई होगी। तो मुझे लगता है कि जो विक्टिमहुड है,
वो अरविंद केजरीवाल के छठी पे रखा गया होगा। अरविंद केजरीवाल से बड़ा विक्टिम इस देश में पैदा नहीं हुआ। अगर उसको छींक भी आ जाए तो वो ये कह सकता है कि ये छींक इस वजह से आई कि बीजेपी ने ठंडी हवा चला दी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले में एक केस चल रहा है जिसमें वो जेल में रह के आए और लंबे समय तक जेल में रह के आए हैं, और केवल सुप्रीम कोर्ट के एक अजीब से निर्णय के कारण, जो कि सच पूछिए तो कानून से हट करके निर्णय था। भाई कोई कानून बना हुआ है, उस कानून में प्रावधान है कि जब तक आप इस चीज से बरी नहीं हो जाते तब तक आपको जमानत नहीं मिल सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जमानत जो है वो व्यक्ति का अधिकार है, और पहले उनको पार्टी के प्रचार के लिए जमानत दी और उसके बाद उन्हें परमानेंट जमानत दे दी कुछ कंडीशंस के साथ में। उसमें चूंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर हुई थी, उनको अरेस्ट किया गया था, तो उसमें उन्होंने एक केस डाला हुआ था कि जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन ना हो तब तक किसी पब्लिक फिगर के खिलाफ, पब्लिक फिगर से मतलब पब्लिक फिगर नहीं कहना चाहिए बल्कि जो किसी पद पर बैठा व्यक्ति है उसके खिलाफ कोई केस नहीं चलाया जा सकता। तो सत्ता में आप बैठे हुए हैं, आप अपने खिलाफ केस चलाने की अनुमति देंगे नहीं। ऊपर से दिल्ली में झगड़ा भी इस बात का था कि सत्ता सरकार कौन चलाएगा। उसका निपटारा हुआ, उसका निपटारा होने के बाद जो दिल्ली के एलजी हैं उन्होंने अनुमति दे दी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की। और चूंकि दिल्ली की सरकार जो होती है वो आधी से ज्यादा केंद्र सरकार चलाती है, तो वहां पर गृह मंत्रालय की भी अनुमति की आवश्यकता थी, तो गृह मंत्रालय ने भी इस चीज की अनुमति दे दी। अब अरविंद केजरीवाल ने अपना विक्टिम कार्ड निकाल लिया कि वो हमको जेल में डालना चाहते हैं। भाई जेल में जाने वाले आपने काम क्यों किए? डॉक्टर ने बताया था कि आप एक ऐसी नीति बनाइए जिससे सरकार का नुकसान हो और आपकी पार्टी का फायदा हो। आप मुख्य अभियुक्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है, और ने ईडी ने और शायद सीबीआई ने भी अपने चार्जशीट में ये बात कही है, जो एंट्रीम चार्जशीट लगाई गई है, कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का जो मास्टरमाइंड है वो अरविंद केजरीवाल है। तो घोटाले आप करेंगे, 420 आप करेंगे, दुनिया का झूठ आप बोलेंगे। आपसे बड़ा झूठा आज तक कम से कम सार्वजनिक रूप से तो कोई पैदा हुआ नहीं होगा, जो हर बात में झूठ बोलता हो। और विक्टिमहुड भी आप ही करेंगे। वो तो आपने कुछ योजनाएं इस तरीके की चला रखी हैं कि दिल्ली की जनता को लगता है कि इससे हमें डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, उसके चलते आप 10 साल सत्ता में बने रहे। नहीं तो आप 2020 में ही सत्ता से बाहर हो गए होते। अब लोगों को समझ में आ गया है, पहले 5 साल लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अब समझ में आ गया है। तो अब एक बड़ा वर्ग आपके विरुद्ध भी हो गया है। ऐसा नहीं है कि आपके विरुद्ध पूरा का पूरा दिल्ली हो गया है। मुझे लगता है कि अभी भी बहुत बड़ी संख्या है जो आपके साथ खड़ी हुई है, यानी कि अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी हुई है। लेकिन जो पहले बहुत सारे लोग खड़े हुए तो उनमें से कई लोगों को यह समझ में आ गया है कि नहीं, ये आदमी दिल्ली के लिए ठीक नहीं है। तो अब वो आपके विरोध में आ गए हैं, वो आपके साथ नहीं जाना चाहते। तो आप तरह तरह के विक्टिम कार्ड निकाल के लाते हैं। तो इस अजूबे से भी राजनीति को छुटकारा मिलना चाहिए। भाई राजनीति में अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपकी आलोचना होगी, आपको आलोचना सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब भी आपकी आलोचना होगी तो आप तुरंत आ जाएंगे कि बीजेपी ने ऐसा कर दिया। भाई हर चीज बीजेपी नहीं करती है, और राजनीतिक जो चीजें होंगी वो तो करेगी। क्यों नहीं करेगी? आप नहीं करते हैं क्या? आप छोटी छोटी बातों को, मैं कल शाम को न्यूज देख रहा था, तो बीजेपी में दिल्ली में एफआईआर की राजनीति चल रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर करा रही है, और बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ एफआईआर। अरे यार चुनाव लड़ो, एफआईआर एफआईआर खेल रहे हो क्या? और एफआईआर करने का काम, आचार संहिता चल रही है, तो जो पर्यवेक्षक बनाए होंगे चुनाव आयोग ने वो खुद ही करेंगे। लेकिन नहीं, तो जो विक्टिमहुड अरविंद केजरीवाल की छठी पे रखी गई थी, और जिस तरह का बेचारा भोली सूरत बना करके, मतलब जिस समय वो भोली सूरत बना करके स्टेटमेंट देता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो कई बार तो
ऐसा लगता है कि उसने धूर्तता की पराकाष्ठा कर दी है। इस आदमी के साथ कैसे डील किया जाना चाहिए, इस पर लोगों को जरूर विचार करना चाहिए। तो इन दो अजूबों से राहुल गांधी, मुझे लगता है कि वो ज्यादा खतरनाक व्यक्ति है। तो अरविंद केजरीवाल भी बहुत खतरनाक, लेकिन राहुल गांधी ज्यादा खतरनाक व्यक्ति है। और जिस तरह से देश के खिलाफ पिछले लगभग 6-7 साल से एक अभियान चल रहा है, मुझे लगता है कि ये लोग, हो सकता है कि अनजाने में हो, लेकिन उसका हिस्सा हैं जरूर। राहुल गांधी का तो ये लगने लगा कि वो अनजाने में नहीं है, वो जानबूझकर है। वो पूरी प्लानिंग के साथ ऐसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, यह समझ पाना कठिन है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो ऐसा जो कर रहे हैं वो पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। आज की वार्ता में इतना ही। आप लोग इस पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए और ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं प्रतिदिन लगभग एक वीडियो, औसत, कई बार दो भी हो जाते हैं, कई बार नहीं होते हैं, तो औसतन एक वीडियो प्रतिदिन अपलोड करता हूँ। सब्सक्राइब करके सहयोग कीजिए। कानपुर वार्ता के सामाजिक परिवार का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।